मुझे वापस देखकर चौंक गए ना। मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं हूँ, बस एक छोटे से ब्रेक पर आया हूँ तुम्हें ये कहानी समझाने। पर फिक्र मत करो, इसे समझाने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। तो अपनी आंखें खोल लो और मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि कहानी अब शुरू होने वाली है। अब ये फान को थोड़ा समझ आ रहा था कि सोंग जी रो का ब्यूटी स्कोर आज तक सबसे ज्यादा क्यों बना हुआ है। वजह साफ थी, 172 सेंटीमीटर लंबी, शानदार कर्स वाली ये खूबसूरत हसीना वाकई में कमाल की दिख रही थी। ये फान अभी उसके पास जाकर हाय हेलो करने की सोच ही रहा था कि तभी एक नशे में धुत आदमी लड़खड़ाते हुए सोंग जीरो के पास से गुजरा। सोंग जीरो संभल पाती उससे पहले ही उस आदमी ने सोंग जीरो के हाथ में पकड़ी हुई ट्रे को टक्कर मार दी। गिलास में भरी शराब उस आदमी के सूट पर गिर गई। तभी गुआन मिंगजे चिल्लाते हुए बोला, अबे कुए, तुझे पता भी है मेरा ये सूट कितने का है? तूने इस पर टक्कर मारने की हिम्मत कैसे की? गुआन मिंगजे ने गाली देते हुए सोंग जीरो का हाथ पकड़ लिया और उसे सबक सिखाने की कोशिश करने लगा। सोंग जीरो ने अपना मासूम चेहरा ऊपर उठाया और धीरे से कहा, सर मुझे माफ कर दीजिए। उसका चेहरा देखते ही गुआन मिंगजे एक पल के लिए सन्न रह गया। उसने मन में सोचा, धत्त तेरे की, ये तो काफी सुंदर है। फिर उसने अपनी नीयत बदलते हुए कहा, सुनो, मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूं जो फालतू में किसी को परेशान करूं। एक काम करो, तुम आज रात मेरे साथ चलो, मेरे साथ एक रात गुजार लो, फिर मैं तुमसे इस सूट के पैसे नहीं मांगूंगा। क्या कहती हो? गुआन मिंगजे ये कहते हुए अपनी गंदी नजरों से सोंग जीरो को ऊपर से नीचे तक घूरने लगा, जैसे उसके मुंह से लार टपकने वाली हो। यह सुनकर सोंग जीरो डर के मारे पूरी तरह पीली पड़ गई। गुआन मिंगजे ने दोबारा कहा, अच्छे से मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। इतना कहते ही गुआन मिंगजे ने जोर लगाते हुए सोंग जी रो को जबरदस्ती खींचना शुरू कर दिया। 17वां अध्याय, खौफ का दूसरा नाम। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। ये फान ने एक जोरदार किक मारकर उस आदमी को सोंग जी रो से दूर कर दिया। उसने खुद को संभालते हुए अपने सामने खड़ा कर लिया, जिससे गुआन मिंगजे का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे पास के एक बार काउंटर से जा टकराया। गुआन मिंगजे ने लड़खड़ाते हुए उठकर गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया, तू साला है कौन? मेरी फालतू की बातों में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? वहां मौजूद बाकी लोगों का ध्यान भी इस झगड़े की तरफ चला गया। हालांकि उनकी नजरों में येफेन के इस काम के लिए कोई समर्थन नहीं था। गुआन मिंगजे इस सेंट्रल विला इलाके के मालिकों में अपनी बदतमीजी और दबंगई के लिए मशहूर था। उसने अपनी दौलत लाइव स्ट्रीमिंग के धंधे में किस्मत आजमाकर बनाई थी और रातों रात अमीर बन गया था। सच तो यह है कि वह एक मामूली नया अमीर था, जो अपने नीचे काम करने वाली महिला एंकरों का शोषण करने के लिए कुख्यात था। आज तक ऐसी कोई लड़की नहीं बची थी जिसे वो पाना चाहता हो और वो उसके चंगुल से बच निकली हो। वहां मौजूद लोगों को लगा कि येफेन ने बीच में आकर बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। वैसे भी क्लाउड सी विला के मालिक को छोड़कर यहाँ बाकी सभी का रुतबा लगभग एक जैसा था, इसलिए कोई भी पंगा लेकर अपने लिए फालतू की परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता था। गुआन मिंगजे धारते हुए बोला, अबे ओ छोकरे, अभी तो तेरी मुछें भी ठीक से नहीं निकली और तू मेरे सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। अभी के अभी अपने घर के बड़ों को बाहर बुला और मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांग, सुनाई दिया या नहीं? वरना मैं तुझे बर्बाद करके छोड़ दूंगा। गुआन मिंगजे की धमकियों और उसके खूंखार तेवरों को देखकर लग रहा था कि वह येफेन को किसी भी हाल में बख्शने वाला नहीं है। सोंग झिरो को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी वजह से येफेन इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। ये फान ने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। वो डर के मारे ये फान की बाहों में बुरी तरह कांप रही थी, लेकिन फिर भी उसने ये फान को कसकर पकड़ रखा था। उसे डर था कि कहीं लड़ाई झगड़े में ये फान को चोट न लग जाए। अपनी बाहों में उस लड़की के डर और उसकी कंपकंपी को महसूस करते ही ये फान के दिल के अंदर से एक गहरा गुस्सा और दर्द उमड़ पड़ा। उसने सोचा, इस कमीने गुंडे के सामने अगर वो आज खामोश रहा तो वो किस बात का नौजवान है। ये फान ने बिना देरी किए सीधे एक जोरदार मुक्का गुआन मिंगजे के चेहरे पर दे मारा। गुआन मिंगजे के चेहरे का मांस थरथरा उठा और उसके मुंह से खून के साथ साथ कुछ दांत बाहर निकलकर गिर पड़े। गुआन मिंगजे ने अपना मुंह पकड़ा और यकीन न कर पाने वाले अंदाज में चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? ये फान ने जवाब दिया, तुम्हें मारने के लिए क्या मुझे कोई शुभ मुहूर्त देखने की जरूरत है? ये फान की बात खत्म होते ही गुआन मिंगजे ने गुस्से में पलटवार करना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वो उसे छू भी पाता, ये फान ने फिर से दनादन कई घूंसे जड़ दिए। दरअसल ये फान ने दोपहर में ही जेनेटिक अपग्रेड लिक्विड लिया था, जिसकी वजह से उसकी शारीरिक ताकत किसी भी आम नौजवान से कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। फिर गुआन मिंगजे तो बस एक पेटू और निकम्मा इंसान था। देखते ही देखते ये फान ने उसे बुरी तरह पीट दिया। वो संभल तक नहीं पा रहा था और जवाबी हमला करना तो दूर की बात थी। आसपास खड़े लोग ये सब देख रहे थे और अपनी भौहें सिकोड़ रहे थे। उनके दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि ये फान ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। लोगों को लगा कि आज का नौजवान वाकई बहुत ज्यादा आपा खोने वाला है, भले ही ये फान ने मुक्के मारकर अपना गुस्सा निकाल लिया हो। लेकिन गुआन मिंगजे के पास भी आदमियों की कमी नहीं थी। सब यही सोच रहे थे कि इस लड़के का तो अब काम तमाम हो जाएगा। गुआन मिंगजे बुरी तरह पिटने की वजह से पूरी तरह से हताश हो चुका था, लेकिन उसकी जुबान अब भी कड़वी थी। पीछे हटते हुए वो गुस्से में दहाड़ा, लिख कर ले लो, अब तुम बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचोगे। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और नंबर डायल किया, आ लॉन्ग, तुम अभी के अभी अपने कुछ आदमियों को लेकर ऊपर आओ।
मुझे एक बदतमीज लड़के ने मारा है, जल्दी ऊपर आओ और इसे अधमरा कर दो। सोंग जीरो ने जब यह सुना तो वह ये फैन की सुरक्षा को लेकर डर गई और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने घबराकर ये फैन की आस्तीन पकड़ी और कहा, ये भाई, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मैं जाकर उस आदमी से माफी मांग लेती हूँ, आप यहाँ से जल्दी निकल जाइए। ये फैन ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे दुष्ट लोगों से माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है, ये लोग तो बस और ज्यादा सिर पर चढ़ते जाएंगे। ये फैन को सोंग जीरो की फिक्र देखकर बहुत दुख हुआ। उसने बड़े प्यार से उसे ढाढ़स बंधाया और कहा, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके तुरंत बाद ये फैन ने भी अपना फोन निकाला और एक कॉल मिलाया। मैनेजर जो, क्या आप सुन रहे हैं? अभी मैं वाइन टेस्टिंग इवेंट में हूं और यहाँ मेरा सामना एक बेवकूफ इंसान से हो गया है, आप तुरंत यहाँ आ जाइए। बाकी लोग जिन्होंने ये फैन की बात सुनी वे माथा पीटने लगे और सोचने लगे कि मैनेजर जो को फोन करने का क्या फायदा। ये आज के नौजवान भी अजीब हैं, विला एरिया के प्रॉपर्टी मैनेजर को बुलाकर क्या होगा? ये मैनेजर तो खुद ऐसी लड़ाइयों से दूर भागते हैं, भला वो किसी आम किराएदार का पक्ष लेकर क्यों आएंगे? गुआन मिंगजे हंसते हुए बोला, तू लड़का इतना उछल रहा था कि मुझे लगा सच में तेरी कोई बड़ी पहुंच होगी, पर तूने तो प्रॉपर्टी मैनेजर को फोन कर दिया। ठहर, अगर आज मैंने तेरी एक टांग नहीं तोड़ी तो मेरा नाम गुआन मिंगजे नहीं। तभी गुआन मिंगजे का आदमी आलोंग अपने कुछ पीले बालों वाले गुर्गों के साथ ऊपर आया। उसने पहुंचते ही पूछा, बॉस आप ठीक तो हैं? किसने आपको हाथ लगाने की जरूरत की है? गुआन मिंगजे ने अपनी ठुड्डी से ये फैन की तरफ इशारा किया और गाली देते हुए कहा, माँ की कसम वही है, वो बदतमीज लड़का वही है, इसे पकड़ो और इतनी बुरी तरह मारो कि इसकी जान निकल जाए। अलोंग और उसके साथियों ने सिर हिलाया, अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और सीधे ये फान की तरफ दौड़े। तभी एक जोर की आवाज आई, रुको। ये फान का फोन आते ही झो कीवेन वहां पहुंच चुका था। उसने जैसे ही उन लोगों को ये फान पर हमला करते देखा, उसने फौरन चिल्लाकर उन्हें रोकने के लिए कहा। झो कीवेन की चेतावनी सुनकर गुआन मिंगजे ने गुस्से में जमीन पर खून थूका और चिढ़कर बोला, झो मैनेजर, क्या आप वाकई हम मालिकों के आपसी मामले में दखल देना चाहते हैं? इस लड़के ने मुझे गुस्सा दिलाया है, आज चाहे जो हो जाए मैं इसे सबक सिखा कर ही रहूंगा, आपको बुरा न लगे, इसलिए मैंने पहले ही चेतावनी दे दी है। झो कीवेन ने यह फान की ओर एक नजर डाली। उसने सोचा कि अगर ये फान ने उसे यहाँ बुलाया है तो इसका मतलब है कि उन्होंने उसे कुछ बातें जाहिर करने की अनुमति दे दी है। यह समझकर झो कीवेन का चेहरा गंभीर हो गया। अब उसने उसे गुआन ऑनर कहना बंद कर दिया और सीधे उसका नाम लेकर बोला, गुआन मिंगजे, क्या तुम्हें पक्का पता है कि तुम किसके साथ उलझ रहे हो? ये हमारे सेंटर विला एरिया के यूनहाई वन विला के मालिक मिस्टर ये फान है। यह सुनते ही वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे पर सन्नाटा पसर गया और हैरानी साफ झलकने लगी। किसी के हाथ से शराब का गिलास छूटकर सीधे जमीन पर गिर गया। क्या ये वही नौजवान था जिसके बारे में सब लोग अभी तक पूछताछ कर रहे थे? क्या ये वही यूनहाई वन विला का मालिक है? गुआन मिंगजे ने जब ये सुना तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अगर ये वाकई यूनहाई वन का मालिक है तो 10 जन्म भी ले ले तब भी वह इस इंसान से उलझने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ऐसे लोग जिनकी बैकग्राउंड इतनी ज्यादा सीक्रेट और हाई लेवल की होती है, उनकी असल पहचान और ताकत का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। ये सब वाकई में रूह कंपा देने वाले लोग हैं, लेकिन सामने खड़ा ये आदमी तो बेहद नौजवान लग रहा है। क्या सच में इसके पास इतनी बड़ी ताकत है? गुआन मिंगजे अभी भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। उसने पूछा, मैनेजर झो, क्या आप जो कह रहे हैं वो सच है? झो कीवेन ने ठंडी आ भरते हुए कहा, गुआन मिंगजे, मुझे लगता है शराब ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। ये फैन जो ये लॉर्ड के नाम से जाने जाते हैं, उनकी इतनी बड़ी हस्ती के बारे में क्या मुझे तुमसे मजाक करने की जरूरत है, जो खुद इस काबिल नहीं कि मेरा सामना कर सके? ये जवाब सुनते ही गुआन मिंगजे का चेहरा फौरन सफेद पड़ गया। नशे की वजह से उसके चेहरे पर जो लालिमा थी वो भी डर के मारे गायब हो गई। वो खामोशी से अपने कूल्हों के बल पीछे खिसकने लगा, ये सोचकर कि शायद वो खुद को इस मुसीबत से बचा लेगा। आलोंग और बाकी गुर्गे कुछ समझ नहीं पा रहे थे, वे बस पूछ रहे थे कि क्या अभी भी हमला करना है। अचानक पूरी महफिल की नजरें गुआन मिंगजे पर टिक गईं। वो डर के मारे अधमरा हो गया। उसने मन ही मन सोचा, साले बेवकूफों, इस वक्त अपनी जबान मत खोलो। गुआन मिंगजे की इस बुजदिली भरी हालत को देखकर ये फैन मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, हमला तो करना ही होगा। अभी अभी तुम्हारे बॉस ने कहा था ना कि वो मेरी एक टांग तोड़ देंगे, है ना? 18वां अध्याय। ये तो बहुत ही शर्मनाक है। गुआन मिंगजे ऊपर की तरफ देख रहा था जहां ये फैन उससे सवाल पूछ रहा था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि जवाब दे तो क्या दे। उसके पास अपने ही गालों पर तमाचे मारने और ये फैन से माफी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने कहा, ये सर, अभी मैंने जो कुछ भी कहा वो सब बकवास था। मैं उस वक्त होश में नहीं था, इसी वजह से ऐसी बेहूदी बातें कर बैठा। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये सर, मेरी गुजारिश है कि आप इन बातों को दिल पर मत लीजिएगा। मिंगजे भाई, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? यहाँ बैठे सभी लोग जानते हैं कि समाज में लोगों के बीच रिश्तों की सबसे बड़ी नींव ईमानदारी होती है। जो कहा है उसे पूरा करना ही पड़ता है। ये फैन ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा और फिर पूछा, लेकिन सवाल यह है मिंगजे भाई, किसके पैर तोड़ना सही रहेगा? गुआन मिंगजे समझ गया कि ये फैन क्या कहना चाह रहा है।
डर के मारे उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वो फिर से रहम की भीख मांगने ही वाला था कि तभी उसकी नजर ये फैन की उन आंखों से टकराई जो साफ कह रही थी कि बात अब बदल नहीं सकती। मेरे मेरे पैर तोड़ दो, गुआन मिंगजे ने कांपते हुए अपनी सजा खुद ही सुना दी। ये फैन ने तसल्ली से सिर हिलाया। आलोंग अभी भी पूरी तरह उलझन में था। उसने पूछा, बॉस, क्या आप वाकई खुद पर इतना जुल्म ढाना चाहते हैं? कमबख्त, तू कितना बड़ा बेवकूफ है। जल्दी कर और मेरा काम तमाम कर। गुआन मिंगजे ने अपना सारा गुस्सा अपने उस मंदबुद्धि गुर्गे पर उतार दिया आलोंग, और उसके साथियों को अब गुआन मिंगजे की बात माननी ही पड़ी। वे आगे बढ़े और उस पर लात घूंसे बरसाने लगे। इसके बाद उन सबने मिलकर गुआन मिंगजे की एक टांग पर जोरदार हमला कर दिया। आह, पूरी जगह गुआन मिंगजे की दर्दनाक चीखों से गूंज उठी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि कानों में गूंज रही थी। मामला सुलझ गया था। झो कीवेन ने ये फैन से बार बार माफी मांगी। ये फैन सोंग जीरो को साथ लेकर सीधे वहां से निकल गया। जितने भी लोग उसे अपना विजिटिंग कार्ड देने के लिए आगे बढ़े, उन सबको उसने साफ मना कर दिया। ये फैन के लिए आज रात यहाँ मौजूद ये मतलबी और घमंडी लोग किसी काम के नहीं थे। वह बुनियादी तौर पर उसके साथ जान पहचान रखने के काबिल ही नहीं था। आज रात यहाँ आने का इकलौता फायदा बस इतना ही था कि शुक्र है उसने सोंग जीरो को चोट नहीं पहुंचने दी। जहां तक दोस्ती करने की बात है, ये फान को साफ तौर पर एहसास हो गया था कि भविष्य में जो लोग उसके साथ जान पहचान और साझेदारी करने के काबिल होंगे, वे यहाँ मौजूद इन साधारण लोगों से 10 गुना ज्यादा ऊंचे ओहदे वाले होंगे। ये फान ने सोंग जीरो का हाथ पकड़ा और तेजी से चलते हुए बाई बिल्डिंग से बाहर निकल गया। हालांकि चूंकि सोंग जीरो ने आज रात काम के लिए हील्स पहनी हुई थी, इसलिए थोड़ा ज्यादा चलने के बाद अचानक उसका पैर मुड़ गया। सोंग जीरो ने सब कुछ ठीक होने का नाटक करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल ये फान ने उसे सीधे अपनी बाहों में उठा लिया। सीनियर, मैं खुद चल सकती हूँ। अभी उन दोनों की स्थिति ऐसी थी कि ये फान ने सोंग झेरो को गोद में उठा रखा था और पूरा माहौल बेहद रोमांटिक और शर्मीला हो गया। सोंग झेरो का गोरा चिट्टा चेहरा तेजी से लाल पड़ गया। ये फान ने उसकी छोटी सी आपत्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसे सीधे पास के एक पार्क में ले जाकर सड़क किनारे लगी बेंच पर आराम से बैठा दिया। पास की एक दवा की दुकान से कुछ आइस पैक और हर्बल पैच खरीद कर वापस आने के बाद ये फान आधा घुटने टेक कर बैठ गया और सोंग जीरो का मुड़ा हुआ पैर पकड़कर उसे ठीक करने की तैयारी करने लगा। सोंग जीरो के मुंह से एक चीख निकल गई और उसने अपना पैर पीछे खींचने की कोशिश की। सीनियर से खुद अपने पैर छुआना और उनसे इलाज करवाना, यह तो बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात थी। ये सीनियर, मैं खुद कर लूंगी, बात मानो और हिलो मत। ये फान ने सीधे सोंग झेरो के साफ और नाजुक टखने को वापस अपनी ओर खींचा और आइस पैक से उसके सूजे हुए घाव पर सिकाई करने लगा। ये फान का आदेश सुनकर सोंग जीरो सच में एक रोबोट की तरह चुपचाप बैठी रही। हिलने की तो हिम्मत भी नहीं की। लेकिन जब उसने ये फान को अनजाने में अपनी भौहें सिकोड़ते देखा तो उसने बिना सोचे अपनी उंगलियों से उसे धीरे से दबाना शुरू कर दिया। ये फान अपनी हंसी नहीं रोक पाया और बोला, तुम ये क्या कर रही हो? सोंग जीरो ने मासूमियत से जवाब दिया, ये फान भाई, आप थोड़े परेशान लग रहे थे तो मैंने सोचा कि आपकी सिकोड़ी हुई भौं को ठीक कर दूं। सोंग जीरो की यह प्यारी सी बात सुनकर ये फान के चेहरे की मुस्कान और भी गहरी हो गई। हालांकि उसे एहसास हुआ कि आज रात उसका गुस्सा वाकई सामान्य से ज्यादा था। खासतौर पर जब उसने इनर हॉल में सोंग जीरो को उस बेबस और लाचार हालत में देखा तो उसे बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया। ये फान ने सोचा कि शायद खूबसूरत लड़कियों को देखकर इंसान को उन पर जल्दी तरस आ जाता है। फिर उसने पूछा, वैसे तुम आज रात यहाँ कैसे आई? क्या जिनताई युआन में काम नहीं था? सोंग जीरो ने थोड़ी नासमझी से समझाते हुए कहा, असल में बात यह है कि जब से आपने मुझे रेस्टोरेंट का सुपरवाइजर बनाया है तब से मैनेजर फान मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, इसलिए मुझे जिनताई युआन में पहले जितना काम नहीं करना पड़ता। तो मैंने सोचा कि खाली समय में कुछ पार्ट टाइम काम कर लूं। आखिर ऐसी हाई क्लास जगह पर एक रात की ड्यूटी करने के मुझे कई हजार मिल जाते हैं। यह सुनकर ये फान के मन में मैनेजर फान के लिए गुस्सा भर गया। अभी कुछ दिन पहले ही उसने फान की तारीफ की थी कि वह बहुत समझदार है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वह पूरी तरह से गलत दिशा में जा रहा है। ये फान तो चाहता था कि सोंग झीरो ज्यादा समय रेस्टोरेंट में रहे, और अब देखो वह उसे बाहर जाने के लिए मजबूर कर रहा है। ये फान ने पूछा, तुम इतना ज्यादा काम इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें पैसों की जरूरत है? ये फान के सवाल पर सुंग जीरो ने अपने होंठ चबाए और काफी देर बाद बहुत धीमी आवाज में हम कहा, तुम मुझसे उधार ले सकती हो, अभी मेरे पास सबसे ज्यादा यही चीज है। ये फान ने बड़ी सहजता से कहा। आखिर वो कोई हवा में बातें नहीं कर रहा था। सच में उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। नहीं नहीं, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे मम्मी पापा ने बचपन से ही मुझे सिखाया है कि मुझे हमेशा आत्मनिर्भर बनना चाहिए, और वैसे भी ये सीनियर आपने पहले ही मेरी बहुत मदद की है। अगर ये दयालु सीनियर न होते तो भला मैं इतनी जल्दी जिनताई युआन होटल की सुपरवाइजर कैसे
बन पाती और मेरी सैलरी भी पहले से इतनी ज्यादा कैसे बढ़ती। ये फान को अचानक समझ आ गया कि सुंगजीरो के साथ उसे ये जो बिना किसी हिचक वाली आत्मीयता महसूस हो रही है वो कहाँ से आ रही है। वो बिल्कुल उस पुराने ये फान जैसी है जो अपनी जिंदगी चलाने के लिए दर दर की ठोकरें खाता था। क्योंकि वो खुद उस दौर से गुजरा था, उसे उस स्थिति का बखूबी एहसास था। इसीलिए इस पल ये फान को सुंगजीरो पर थोड़ा तरस आ गया। तो अब से तुम ऐसी पार्ट टाइम जॉब करने बाहर नहीं आओगी, वरना एक बॉस होने के नाते मैं तुम्हारी सैलरी काट लूंगा। सुंगजीरो को आज रात जैसी मुश्किल स्थिति में दोबारा ना पड़ना पड़े। इसीलिए ये फान ने जानबूझकर सख्ती से चेतावनी दी। मैं अब बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगी। ये सीनियर, मुझे अपनी गलती का एहसास है। आप मेरी सैलरी मत काटना, ठीक है ना? सुंगजीरो बेचारी सी शक्ल बनाकर ये फान की आस्तीन पकड़कर माफी मांगने लगी। ये फान ने जैसे ही ऊपर देखा, उसने पाया कि सुंगजीरो अपने उस बेहद खूबसूरत चेहरे के साथ अनजाने में ही उसके सामने नखरे दिखा रही है। उस सुंदरी का ये वार तो सीधा दिल पर लगा। ये फान की सांसें एक पल के लिए थम गईं और उसे लगा जैसे उसकी नसें गर्मी से गर्म हो रही हैं। ठीक है, तो अब से तुम बस मन लगाकर काम करना। इन फालतू के पार्ट टाइम कामों के बारे में सोचना बंद करो। खासकर ऐसी जगहों पर तो बिल्कुल मत जाना, समझे? सोंगजिरो ने तुरंत किसी नन्हे चूजे की तरह सिर हिलाकर हामी भर दी। ये फान ने मन ही मन तय कर लिया था कि वापस जाकर वो फान हुआ को कहेगा कि उसे काम पर रख ले और फिर चुपचाप उसकी सैलरी बढ़ाता रहेगा। घाव पर मरहम लगाने का काम पूरा होने के बाद ये फान ने उस पर खून का संचार करने वाली जड़ी बूटियों वाली पट्टी लगा दी। रात की बात यह थी कि चोट ज्यादा गहरी नहीं थी। उसने कहा कि 48 घंटे बाद तुम खुद इसे कुछ बार गर्म सिकाई कर लेना, यह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। सोंगजिरो ने कहा, जी बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर। दोनों स्कूल पहुंचे। ये फान उसे हॉस्टल तक छोड़ने ही वाला था कि तभी उसने उसे रोक लिया। उसने कहा, सीनियर, पिछली बार मैंने आपकी जैकेट ली थी, मैंने उसे धो दिया है। मैं अभी ऊपर जाकर ले आती हूँ और आपको दे देती हूँ। इतना कहकर सोंगजिरो तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली गई। जब वह वापस नीचे आई तो उसने अपने कपड़े बदल लिए थे। उसने एक पुरानी हुडी पहनी थी जो बार बार धोने की वजह से फीकी पड़ गई थी और उस पर कई जगह सिलाई के निशान भी थे। ये फान ने जैकेट ली और कहा, वीकेंड पर अपना समय खाली रखना, मैं तुम्हें नए कपड़े दिलाने ले जाऊंगा। सोंगजिरो मना करना ही चाहती थी कि उसने देखा ये फान पीठ पीछे हाथ हिलाते हुए दूर जा चुका था। न जाने क्यों उसके दिल में अचानक ही एक छोटी सी उम्मीद जाग उठी। 19वां अध्याय, टॉप लेवल बार। ये फान अपनी गाड़ी से स्कूल की पार्किंग की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात अपने उन तीनों रूममेट से हुई जो खाना खाकर हॉस्टल वापस लौट रहे थे। ये फान ने डी रोकी और उन तीनों को हाय हेलो कहा। यांग जेंगहाओ और मेंग गुआंगुआ भी वहां मौजूद थे। ये फान की कोएनिग्सेक कार देखते ही वे लोग दौड़ पड़े और उसे हाथ लगाकर महसूस करने लगे। वाह, आखिरकार ये 2 करोड़ की सुपर कार का अनुभव मिल ही गया। ये एहसास वाकई कमाल का है, जैसे मैं तो जन्नत में आ गया हूँ। यांग जेंगहाओ ने कार की बॉडी को बड़े ही प्यार से सहलाया। उसके चेहरे के हाव भाव देखने लायक थे। मेंग गुआंगहुआ भी लगातार कार की तारीफ कर रहा था। कभी वो टायर को दबाकर देखता तो कभी कार के ब्रांड लोगों को छूने लगता। तभी हुआंग यू, जो अब तक अपने फोन में मग्न था, उसने सिर ऊपर उठाया और उन दोनों को बिना किसी शर्म के कार को छूते हुए देखा। वो सोचने लगा, ये लोग किसी और की कार को इस तरह क्यों छू रहे हैं? अरे ये तो हॉस्टल का तीसरा भाई ये फान है। 3 भाई, तुम इस स्पोर्ट्स कार में क्या कर रहे हो? अरे ओ छोटे, तुम तो बहुत पीछे रह गए हो। पिछली बार जब तुम गेम खेल रहे थे तो शायद तुमने हमारी बातें नहीं सुनी। ये कोएनिग्सेक कार तुम्हारे 3 भाई की है क्या? हुआंग यू का चेहरा पूरी तरह से हैरानी से भर गया। अरे भाई, तुम तो मालामाल हो गए। ये कार तो देखने में ही बहुत महंगी लग रही है, बिल्कुल महंगी है। इस कार की पूरी कीमत लगभग 2 करोड़ है। मेंग गुआंगहुआ ने सही मौके पर बात को आगे बढ़ाया। ये सुनते ही हुआंग यू का मुंह हैरानी के मारे वो आकार में खुल गया। ये तो बहुत ही ज्यादा है, सिर्फ एक कार की कीमत इतनी ज्यादा। ये फान ने हाथ हिलाकर सबको गाड़ी में आने का इशारा किया। यांग जेंगा और मेंग गुआंगहुआ तुरंत मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ गए और साथ ही पत्थर बने हुए हुआंग यू को भी खींचकर अंदर ले आए। एक्सीलरेटर दबाते ही इंजन की जोरदार आवाज के साथ दीदू यूनिवर्सिटी की रात में एक शानदार सिल्वर ग्रे कार का साया कैंपस के हर कोने में दौड़ने लगा। कोएनिग्सेक कार जहां से भी गुजर रही थी, वहां मौजूद बाकी स्टूडेंट्स की नजरें बस उसी पर टिकी थीं। यांग जेंगहाओ ने गाड़ी में बैठे बैठे सड़क किनारे खड़ी एक लड़की को देखकर आंख मारी और बोला, वाह, ये पहली बार है जब किसी खूबसूरत लड़की ने मुझे इतनी एक्साइटेड नजरों से देखा है। उस लड़की ने भी तुरंत उसे एक फ्लाइंग किस दे दी। ये फान अपने तीनों दोस्तों के साथ गपशप कर रहा था। तभी अचानक सिस्टम की आवाज गूंजी, डिंग। पता चला है कि डॉक्टरों की जांच के बाद गुआन मिंगजे को ऐसी चोटें आई हैं जो कभी ठीक नहीं हो सकती। बधाई हो होस्ट, आपने बुराई को दंड और भलाई का सम्मान वाला हिडन टास्क पूरा कर लिया है। आपको 13वें मिस्टर बार के 100% शेयर मिले हैं, जिसकी कीमत 10 करोड़ है। ये फान मन ही मन खुश हुआ। सोचा नहीं था कि उस गुआन मिंगजे नाम के कछुए को सबक सिखाने का इतना बड़ा इनाम मिलेगा। इस अनपेक्षित खुशी का फायदा उठाते हुए उसने प्रस्ताव रखा, भाइयों, मैंने अभी अभी एक बार खरीदा है।
क्यों ना आज रात हम वहीं चलकर पार्टी करें। वैसे भी कैंपस में घूमने के लिए अब कुछ खास बचा नहीं है। बाकी तीनों दोस्तों ने खुशी से झूमते हुए तुरंत हामी भर दी। गाड़ी ने एक जोरदार ड्रिफ्ट के साथ यू टर्न लिया और रात के अंधेरे में कोएनिग्सेक तेजी से दीदू वर्कर्स स्टेडियम वेस्ट रोड की तरफ निकल पड़ी। जब ये फान ने कोएनिग्सेक को 13वें मिस्टर बार के सामने वाली पार्किंग में रोका, तब यांग जेंगहाओ ने तब गौर किया कि ये फैन उन्हें जिस बार में लेकर आया है वह असल में राजधानी का सबसे मशहूर और आलीशान नाइट क्लब मिस्टर 13 बार है। हे भगवान, ओल्ड 3 जिस बार को तुमने खरीदा है, क्या वह यही मिस्टर 13 बार है? यांग जेंगहाओ ने हैरानी से पूछा। हाँ, क्यों, क्या हुआ? क्या तुमने इस बार के बारे में सुना है? ये फैन ने पलटकर सवाल किया। हालांकि सिस्टम ने बार उसे दे तो दिया था, लेकिन खुद ये फैन को इन बार और नाइट क्लबों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसलिए जब उसने यांग जेंगाओ के चेहरे पर वह हैरानी देखी तो उसे भी इस बार की अहमियत जानने की जिज्ञासा हुई। अरे भाई, सिर्फ सुना ही नहीं है, यह मिस्टर 13 बार है। पूरी राजधानी में अगर यह दूसरे नंबर पर है तो पहले नंबर पर आने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। याद है उस वक्त खबरों में आया था कि इस बार में पूरे 9 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया गया है। इसे राजधानी का सबसे लग्जरी नाइट क्लब माना जाता है। यांग जेंगहाओ की इस जानकारी ने मेंग गुआंग गहुआ और हुआंग यू के होश उड़ा दिए। उन्हें लगा था कि ये फैन ने शायद कोई छोटा मोटा बार खरीदा होगा, लेकिन उसने तो सीधे राजधानी का सबसे बेहतरीन क्लब ही अपने नाम कर लिया था। आखिर उसके पास कितना पैसा होगा? गाड़ी पार्क करने के बाद ये फैन तीनों को लेकर बार के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा। सुरक्षा गार्ड उन्हें लाइन में लगकर सिक्योरिटी चेक कराने के लिए कहने ही वाला था कि तभी रोशनी में उसकी नजर ये फैन के चेहरे पर पड़ी। गार्ड ने तुरंत सम्मान से ये फैन के सामने सिर झुकाया और कहा, नमस्ते बॉस। इसके बाद उसने चारों लोगों को सीधे वीआईपी रास्ते से अंदर ले लिया, जबकि बाकी सामान्य ग्राहकों को बाहर रुकना पड़ा। लाइन में चुपचाप खड़े रहो। वाह, सच में इस बड़े बॉस यानी लाओ सान के साथ अंदर आने का मजा ही कुछ और है। सर्विस भी एकदम वीआईपी मिल रही है। यांग झेंग ने मजाक करते हुए कहा, तुम तीनों मेरे भाई हो, याद रखना। अब तुम कभी भी यहाँ आओगे तो मेरे लोग तुम्हें बिल्कुल बॉस जैसा सही ट्रीट करेंगे। चारों दोस्त हंसते खेलते हुए इनर हॉल में दाखिल हुए। अभी 10:30 नहीं बजे थे। 13वें नंबर वाले जेंटलमैन बार का मेन फोकस हाई क्लास लग्जरी एक्सपीरियंस देना था, इसलिए यहाँ बाकी सस्ते बार्स की तरह कानों को फाड़ देने वाला बेकार म्यूजिक नहीं बज रहा था। यहाँ बहुत ही सुकून भरा और रिलैक्सिंग म्यूजिक चल रहा था। असली पार्टी तो 10:30 बजे के बाद शुरू होती है। ये फैन की नजर तुरंत डीजे स्टेज के ठीक सामने वाली सबसे बेस्ट सेंटर सीट पर पड़ी और वो अपने तीनों दोस्तों को वहीं ले गया। जैसे ही वे उस सीट के करीब पहुंचे, सामने से लोगों का एक और ग्रुप आ गया और उसे लीड कर रहा था शी काई, जो उसी की क्लास का लड़का था और हॉस्टल में हमेशा ये फैन के रूममेट्स को परेशान किया करता था। ओह, तो ये फैन है? क्या बात है, एक गरीब हॉस्टल के लड़के भी अब ऐसी जगह आने लगे हैं। शिकाई ने ऊपर से नीचे तक देखते हुए तंज कसा। उसके पीछे खड़े बाहरी दोस्तों ने भी ये सुनकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। शिकाई ने आगे कहा, और तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है कि तुम भी वही सीट चाहते हो जो हमने चुनी है। मेंग गुआंगहुआ को शिकाई का ये तेवर देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर कहा, हम कहाँ बैठेंगे, इससे तुम्हें क्या मतलब? और तुम्हें किसने कहा कि यह सीट तुम्हारी है? अगर दम है तो इस सीट से पूछ लो कि वह तुम्हें अपनाती है या नहीं। शिकाई ने कभी नहीं सोचा था कि हमेशा सीधा साधा रहने वाला और उसकी बेइज्जती चुपचाप सहने वाला मेंग गुआंगहुआ आज उसका विरोध करने की हिम्मत करेगा। उसकी बात सुनकर शिकाई एक पल के लिए सकपका गया, लेकिन उसके आसपास उसके बाहर के दोस्त भी मौजूद थे। वह किसी भी हाल में इन गरीब लड़कों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकता था। शिकाई के दिमाग में एक चाल आई और उसने अचानक आसपास के लोगों को जोर से आवाज दी, दोस्तों क्षमा चाहता हूं कि आप सबको परेशान किया, लेकिन मुझे आप सबकी एक मदद चाहिए। मेरे और सामने बैठे इन 4 लोगों के बीच इस सीट को लेकर विवाद हो गया है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि आज रात की पूरी खपत का आधा हिस्सा मैं चुकाऊंगा। अगर ये लोग मुझसे ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं तो मैं ये सीट इन्हें दे दूंगा। आप लोगों को क्या लगता है? इन गरीब लड़कों को नीचा दिखाने का सबसे अच्छा तरीका यही था कि उन्हें पैसों के दम पर के कुचल दिया जाए। शिकाई अभी यह सोचकर ही खुश हो रहा था कि कैसे ये लोग शर्मिंदा होकर यहाँ से भाग जाएंगे। शिकाई की बात सुनते ही आसपास के ग्राहक खुशी से चिल्लाने लगे। उन्हें तो मुफ्त का फायदा मिल रहा था, इसलिए वे सब शोर मचाने लगे। देखते ही देखते पूरा हॉल ये फिल्मी आवाजें गूंजने लगा, उनके साथ मुकाबला करो, उनके साथ मुकाबला करो। चारों तरफ से हो रही इस हूटिंग के बावजूद ये फान बिल्कुल शांत था। उसने अपने तीनों दोस्तों को साथ लिया और शान से जाकर उस सीट पर बैठ गया। 20वां अध्याय, आमंत्रण। शिकाई को उम्मीद नहीं थी कि ये फान उसकी चुनौती को पूरी तरह नजरअंदाज कर देगा और सीधे अपने दोस्तों के साथ जाकर सीट पर कब्जा कर लेगा। आसपास के तमाशबीन अभी भी ये फान को उकसा रहे थे कि वह शिकाई से मुकाबला करे। शिकाई गुस्से में आगे बढ़ा, लेकिन ये फान तो उसकी परवाह ही नहीं कर रहा था। ये फैन की तरफ उंगली दिखाते हुए उसने कहा, तुम ये मत समझो कि तुम इस सीट पर बैठ गए हो तो ये तुम्हारी हो गई। या तो तुम मुझसे मुकाबला करो कि कौन ज्यादा पैसे खर्च कर सकता है, या फिर अभी चुपचाप यहां से निकल जाओ, वरना अगर तुम अपनी सीट पर बैठ भी गए तो भी मैं सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा।
ये फैन ने ठंडी हंसी हंसते हुए सीधे अपने हाथ में पकड़ी हुई 9 नंबर की किताब से शी काई की कमजोर उंगलियों को झटक दिया। उसने कहा, मेरी अपनी जगह के बारे में तुम मुझसे मुकाबला करने की बात कर रहे हो? तुम्हारी औकात भी क्या है? तुम्हें तो मुझसे मुकाबला करने का हक भी नहीं है, और अब से तुम दोबारा कभी यहाँ कदम रखने की हिम्मत भी मत करना। इतना बोलने के बाद ये फैन ने 9 नंबर की किताब यांग झेंगहाओ को दे दी ताकि वो उसे चेक कर सके, और खुद इत्मीनान से अपने दोनों हाथ फैलाकर सोफे पर आराम से पीछे की तरफ झुककर बैठ गया। शिकाई तो गुस्से से पागल ही हो गया था। उसने कहा, तुम लोग सच में इस जगह के लिए बिल्कुल नए गंवार हो। तुम्हें क्या लगता है कि बस इस सीट पर बैठ जाने से तुम यहाँ के मालिक बन गए? तुम्हारी अपनी जगह। तभी आसपास के लोग शोर मचाने लगे और चिल्लाने लगे। उधर बार मैनेजर क्वान पेंगई को जैसे ही खबर मिली कि मालिक आ गए हैं, वो घबराकर इनर हॉल की तरफ भागा। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, देखा कि उसके मालिक को सबने घेर रखा है और लोग उन पर चिल्ला रहे हैं। एक बेवकूफ इंसान मालिक के सामने खड़े होकर बकवास कर रहा था। क्वान पेंगई के माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। वो दौड़कर वहां पहुंचा और चिल्लाया, सब लोग शांत हो जाइए। भीड़ हैरान होकर मैनेजर की तरफ देखने लगी कि वो अचानक ऐसे क्यों चिल्ला रहा है। तभी सबने देखा कि क्वान पेंगई बहुत ही अदब के साथ झुककर ये फैन के सामने आया। उसने अपना सिर जमीन तक झुका दिया और 90 डिग्री का झुककर ये फैन को सलाम किया। उसने कहा, मालिक, मुझे बहुत अफसोस है, मैं आने में थोड़ा लेट हो गया, जिसकी वजह से आपको और आपके मेहमानों को परेशानी हुई। क्वान पेंगई के इन शब्दों को सुनते ही वहां मौजूद बाकी सभी लोगों के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। क्या ये नौजवान सच में राजधानी के इस सबसे बड़े और प्रीमियम बार का मालिक है? वहां मौजूद बेहद खूबसूरत लड़कियां अपनी नजरों से उन्हें सम्मान और चाहत भरी निगाहों से देख रही थीं। हाथ में ड्रिंक पकड़े हुए बाकी मर्द भी जिज्ञासा भरी नजरों से ये फान को देख रहे थे। उनकी आंखों में साफ जलन और ईर्ष्या दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ शिकाई का तो दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। आखिर यह 13 जेंटलमैन बार है। इस पूरी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए कम से कम 100 मिलियन का खर्चा आता है। स्कूल में तो ये फान की आर्थिक हालत बहुत खराब थी, फिर अचानक ये खबर कैसे आ गई कि वह इस बार का मालिक है? यह खबर तो किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। शिकाई को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन हकीकत सामने थी। यहाँ के मैनेजर को वह पहले भी कई बार देख चुका था। चूंकि शिकाई कोई बहुत बड़े रईस क्लाइंट नहीं थे, इसलिए मैनेजर हमेशा उन्हें इग्नोर करता था। लेकिन आज वही मैनेजर जिसे शिकाई इतना बड़ा आदमी समझते थे, ये फान के सामने डर के मारे कांप रहा है और उसे बॉस कहकर बुला रहा है। यह सब इस बात का सबूत था कि ये फान ही असल में इस बार का मालिक है। क्वान पेंगई एक कदम और आगे बढ़ा और बोला, बॉस, क्या मैं आपके और आपके मेहमानों के लिए अभी एक वीआईपी प्राइवेट रूम का इंतजाम कर दूं? ये फान ने मना करते हुए कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे यहीं बैठना पसंद है। यहाँ का नज़ारा भी अच्छा है और काफ़ी रौनक है। इसके बाद ये फान ने अपनी एक नज़र पास खड़े शिकाई की तरफ डाली। ये फान की नज़रों को देखते ही शिकाई डर से कांप उठा। क्वान पेंगी ने भी ये फान के इशारे को तुरंत समझ लिया और फौरन शिकाई की तरफ मुड़ गया। शिकाई को बाहर धक्का देते हुए वह आदमी बोला, सुनो, तुमने हमारे बड़े बॉस को नाराज किया है। मतलब तुम सीधे हमारे पूरे शीसान ग्रुप से पंगा ले रहे हो। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि अपनी हद में रहो और यहाँ से दफा हो जाओ। इसके बाद से हमारे शीसान साहब तुम्हें कभी भी अंदर आने की इजाजत नहीं देंगे। शिकाई और उसके दोस्त एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। उनकी बहुत बेइज्जती हो रही थी, लेकिन किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। आसपास खड़े लोग तुरंत उनके खिलाफ हो गए। सबने शोर मचाना शुरू कर दिया और अंगूठा नीचे करके उनकी हंसी उड़ाई। तभी कुछ सुरक्षा गार्ड वहां पहुंचे और उन्होंने जबरदस्ती शिकाई और उसके दोस्तों को पकड़कर बार से बाहर फेंक दिया। बार का मालिक ये फान के पास आया और बड़े अदब से बोला, बॉस, मैं आपकी टेबल पर सबसे पहले एक शेन लॉन्ग सेट लगवा देता हूँ। आप लोग आराम से पिएं। मैं वादा करता हूं कि आज रात आपकी सेवा में कोई कमी नहीं। शेन लॉन्ग सेट का नाम सुनते ही वहां मौजूद लोग हैरान रह गए और ईर्ष्या करने लगे। ब्लैक एश शेन लॉन्ग सेट का मतलब ही बार में रुतबा होता है। एक सेट की कीमत ही 88,888 रुपए है। बाकी लोग तो बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़कर आए 1,900 रुपए वाला छोटा शेन लॉन्ग सेट ले पाते हैं और उसी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन यहाँ तो मालिक खुद ही बिना किसी पैसे के एक बड़ा सेट फ्री में ले आया। जब मर्जी आए पियो। वाकई लोगों की तुलना करना ही बेकार है, ये तो सिर्फ जलने वाली बात है। दूसरी तरफ यांग झेंगहाओ यह देख रहा था कि कैसे शिकाई को बुरी तरह बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया गया। उसे लगा था कि शायद शिकाई कोई मुकाबला करेगा, लेकिन ये फान ने तो उसकी तरफ देखा तक नहीं और सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया। सच में शिकाई को गलत फहमी थी कि वह अपने पिता के पैसों के दम पर किसी को भी डरा सकता है। मेन कुआं हुआ भी बहुत खुश था कि वह आज हमारे तीसरे नंबर के भाई के बराबर खड़ा हो पाया है। आखिरकार उसे उन लोगों से बदला लेने का सुकून मिल गया जो हमेशा शाई काई और उसकी टोली के सामने उसे नीचा दिखाया करते थे। वैसे तो मेन कुआं हुआ को शाई काई के लोगों की सबसे ज्यादा बातें सुननी पड़ती थीं, लेकिन हॉस्टल में सबसे बड़ा होने के नाते वो सब कुछ चुपचाप सह लेता था ताकि उसके बाकी भाई परेशान न हो। पर आज उसके दिल का सारा बोझ हल्का हो गया था। उसने सीधे शराब की एक बोतल उठाई और गटागट पी गया। ये फैन ने बिना किसी को पता चले उसके कंधे पर हाथ रखा।
उसने मन ही मन ठान लिया कि अब से वो अपने भाइयों को एक रत्ती भर भी दुख नहीं होने देगा। उधर कुआं पेंग यी ने कुछ बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस लड़कियों को वहां बुला लिया। बाकी तीनों दोस्तों ने पहले कभी ऐसा माहौल नहीं देखा था, इसलिए वे जोश के साथ साथ थोड़े घबराए हुए भी थे। ये फैन ने माहौल को और खुशनुमा बनाते हुए कहा, भाई लोग, यहाँ सब कुछ भूलकर बस एंजॉय करो। अगर आसमान भी सिर पर गिर पड़ा तो उसे संभालने के लिए मैं खड़ा हूँ। उसकी बात सुनकर तीनों के झिझक कम होने लगी। लड़कियां उन्हें अपने हाथों से शराब पिलाने लगी। यांग चेंग हाओ सबसे पहले रंग में आया। वह शराब पीने के साथ साथ लड़कियों से मजाक भी कर रहा था और फ्लर्ट भी, जिससे वो लड़कियां हंसते हंसते लोटपोट हो रही थीं। वहीं मेन कुआं हुआ अभी भी थोड़ा सीधा और घबराया हुआ था। लड़की उसे शराब पिलाती तो वह जल्दी जल्दी एक एक गिलास गटक जाता। उसके इस भोलेपन पर लड़की भी मुस्कुरा पड़ी और उसे धीरे पीने के लिए उसके सीने को सहलाने लगी। हवांग यू तो पूरी तरह से एक शर्मीला लड़का साबित हुआ। उसकी नजरें बस अपने फोन पर टिकी थी ताकि वह इस अजीब स्थिति से बच सके। उसका ऐसा बर्ताव देख पास बैठी लड़की को इतना गुस्सा आया कि गुस्से से उसका सीना फूलने लगा। तभी लड़की ने ये फैन की तरफ देखकर पूछा, ये बॉस, आप कौन सी शराब पीना पसंद करेंगे? फ्रेंजा नाम की लड़की ये फान के बगल में बैठी थी, जो उस पूरे सोफे पर सबसे खूबसूरत लग रही थी। वह अपनी पतली और सुरीली आवाज में ये फान से नखरे दिखा रही थी और जानबूझकर अपना शरीर उससे सटा रही थी। ये फान ने जब उसके सिर के ऊपर देखा तो उसे 88 अंक दिखाई दिए, जिससे वह थोड़ा निराश हो गया। इससे पहले वो जिन लड़कियों के साथ रहा था वे सभी 90 अंक से ऊपर की टॉप क्लास सुंदरियां थीं। अब ऐसी लड़कियां जो न तो उसके लिए कोई फायदा पैदा कर सकती थीं और न ही बहुत ज्यादा मेकअप थोपे हुए थीं। उनमें उसकी दिलचस्पी न के बराबर थी, लेकिन उस लड़की के पास लुभाने के तरीके बहुत थे। थोड़ी ही देर की छेड़छाड़ के बाद ये फान के भीतर भी आग सुलगने लगी थी। ये फान का एक हाथ लड़की के शरीर पर घूम रहा था, जबकि दूसरे हाथ से उसने फोन उठाया और छियाओशी तिंग को कॉल लगा दिया। दूसरी तरफ अभी अभी नहाकर निकली छियाओशी तिंग ने जैसे ही फोन पर यह फान का नाम देखा, उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने फौरन कॉल रिसीव की और पूछा, हेलो, इतनी रात को क्या कोई खास बात है ये साहब? ये फान बोला, छियाओ मिस, अभी मैं 13 नंबर बार में अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा हूँ। क्या आप यहाँ आने में दिलचस्पी रखती हैं? इस मांग को रखने के बाद दोनों की तरफ से कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। छियाओशी तिंग जाहिर तौर पर समझ गई थी कि इतनी रात को इस तरह के न्योते का क्या मतलब होता है। उसने अब तक खुद को संभाल कर रखा था ताकि सही इंसान के मिलने पर वो अपना दांव सटीक लगा सके, इसलिए ये फान के इस न्योते को ठुकराने का उसके पास कोई कारण नहीं था। उसने कहा, ठीक है ये साहब, मैं बस थोड़ी ही देर में पहुंचती हूँ। छियाओशी तिंग ने अपनी सबसे महंगी परफ्यूम निकाली और उसे छिड़का, फिर अपनी कंधों को दिखाने वाली काली ड्रेस पहनी जो उसके लिए किसी युद्ध के कवच जैसी थी। उसने अपने पैरों में काली रेशमी जुराबें पहनी और कार में बैठकर फौरन उस जगह के लिए निकल पड़ी। 13वें नंबर के साहब के बार में जश्न का माहौल जोरों पर था। तभी अचानक जॉर्ज शिटिंग वहां पहुंची। जब वह ये फान की सीट के पास पहुंची तो वहां का नजारा कुछ ऐसा था। सोफे पर एक तरफ मेंग गुआंग हुआ नशे में धुत होकर गहरी नींद में सो रहा था। यांग का तो पता ही नहीं था कि वह किस लड़की के साथ कहां गायब हो गया और हुआंग यू पास के एक होटल में कमरा लेकर गेम खेलने निकल गया था। बीच वाले सोफे पर यह फान एक बेहद आकर्षक और सजी धजी महिला के साथ बैठा था। जैसे ही उसने जॉर्ज शिटिंग को आते देखा, उसने हाथ के इशारे से उस महिला को जाने के लिए कहा और जॉर्ज शिटिंग को अपने पास बैठने का इशारा किया। वह महिला जाते जाते जॉर्ज शिटिंग को नफरत भरी नजरों से देखती रही, पर उसे अनमने मन से वहां से हटना ही पड़ा। जॉर्ज शिटिंग ने ये फान के पास बैठकर उसके लिए ड्रिंक का एक गिलास भरा। जैसे ही वे गिलास उसके होठों तक ले गई, उसने हाथ पीछे खींच लिया और खुद ही एक घूंट पी ली। उसकी आवाज और चेहरे के हाव भाव में हल्की सी शिकायत थी। उसने कहा, तो इसका मतलब है कि अभी आप पहले से ही किसी के साथ व्यस्त थे? तो फिर मेरे यहाँ आने से तो मैंने आप दोनों का समय खराब कर दिया है ना? ये फान ने सिर झुकाकर उसकी तरफ देखा और चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लिए बोला, जॉर्ज जी, क्या आप जलन महसूस कर रही हैं? जॉर्ज शिटिंग ने तंज कसते हुए बात जारी रखी, ये साहब, आप इतने बेहतरीन जो हैं तो जाहिर सी बात है कि लड़कियां तो आप पर फिदा होंगी। ये फान ने सीधे और साफ लहजे में पूछा, अगर बाकी लड़कियां मुझ पर फिदा होना चाहती हैं तो फिर आपका क्या ख्याल है? दोनों के बीच हुई इस बातचीत और जुबानी जंग के बाद अब बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी और उनके इरादे जाहिर हो गए थे। क्योबिन को अब और ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं थी। उसने अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाया और ये फैन के करीब हो गई। उसकी कंधे से उतरती हुई छोटी सी पार्टी ड्रेस धीरे से और नीचे खिसक गई, जिससे उसके खूबसूरत कंधे और कॉलरबोन पूरी तरह से नजर आने लगे। वो बेहद आकर्षक लग रही थी और उसका आधा बदन मानो बाहर निकलने को बेताब था। उसने शरारत भरे अंदाज में कहा, अगर मैं कहूं कि मैं बस आप पर गिरना चाहती हूं तो क्या आप मिस्टर ये मानेंगे? क्यों बिन ने जानबूझकर ये फैन के कान के पास गर्म सांसें छोड़ी और उसके होठों को अनजाने में ये फैन के कान के बाहरी हिस्से से धीरे से रगड़ दिया। ये फैन के अंदर की गर्मी तुरंत बढ़ गई। उसने सोचा, ये औरत वाकई एक चुड़ैल है। ये फैन ने अपना हाथ क्यों बिन की काली जुराबे पहनी टांगों पर रख दिया और बोला, ठीक है तो तुम कोशिश करके देख लो। अनुमति मिलते ही क्योबिन ने अपने मुंह में थोड़ी सी ब्लैक स्पेडे शैंपेन भरी और उसे एक प्यार भरे चुम्बन के जरिए ये फैन के होठों तक पहुंचा दिया।
शराब की खुशबू दोनों के होठों के बीच घुलने लगी, जिससे माहौल और भी ज्यादा रोमांटिक हो गया। दोनों के हाथ भी अब शांत नहीं बैठ रहे थे। काउच पर ज्यादा जगह नहीं थी, इसलिए थोड़ी देर में ये फैन ने क्योबिन की पतली कमर को पकड़ा और उसे भीड़ से भरे डांस फ्लोर पर ले आया। दोनों एक दूसरे से सटकर डांस करने लगे। थोड़ी ही देर में ये फैन की छेड़छाड़ से क्योबिन का पूरा शरीर लाल पड़ गया और वह घबराहट में बोली कि उसके पैर कांप रहे हैं। इसके बाद ये फैन सीधे क्योबिन को बार के अंदर बने अपने निजी आलीशान कमरे में ले गया। वहां दोनों सुबह होने तक खेलते रहे और उन्होंने हर तरह के तरीके आजमाए। ये फैन का तन और मन पूरी तरह से तृप्त हो गया था। जब कमरे में सूरज की रोशनी पड़ी तो एलिट लेवल की अपग्रेडिंग के बाद ये फैन पूरी रात जागने के बावजूद अभी भी काफ़ी फ्रेश महसूस कर रहा था, जबकि छियाओ शितिंग थकान से पूरी तरह चूर हो चुकी थी। ये फैन को उठते हुए देखकर उसने तुरंत उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और अपनी थोड़ी भारी आवाज में बोली, तुम अभी क्यों जा रहे हो? क्या तुम मेरे साथ थोड़ा और वक्त नहीं बिता सकते? साथ ही ये फान को बिल्कुल भी थका हुआ न देखकर छियाओ शितिंग को लगा कि शायद उसके परफॉर्मेंस में कोई कमी रह गई थी, इसलिए वह थोड़ी नजाकत के साथ सफाई देते हुए बोली, ये तो मेरा पहली बार था। ये फान हैरान रह गया। उसने सोचा नहीं था कि छियाओ शितिंग, जो दिखने काफी अनुभवी लग रही थी, उसने अब तक अपने उसूलों को कायम रखा था। इस बात ने ये फान के दिल में उसके लिए और भी ज्यादा जगह बना दी। ये फान ने उसे प्यार से तसल्ली देते हुए कहा, मुझे बस कुछ जरूरी काम से जाना पड़ रहा है। वैसे भी अब तुम मेरी विला की मैनेजर बन चुकी हो, तो आगे मेरे पास तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए काफी समय होगा। ये फान ने शरारत भरी मुस्कान के साथ उसकी नाक को हल्के से छुआ, जिसके बाद छियाओ शितिंग को काफी सुकून मिला और भविष्य में होने वाली अपनी बेहतरीन जिंदगी के बारे में सोचकर उसके गाल शर्म से लाल हो गए। 13वें नंबर के बंदे के पास से निकलने के बाद ये फान सीधा अपनी पुरानी इंटर्नशिप कंपनी पहुंचा, जो कि उस वन पंच कंपनी की एक सब्सिडियरी कंपनी थी जिसे उसने पिछली बार हासिल किया था। लेकिन इस बार का नजारा कुछ अलग होने वाला था। वो अपनी शानदार स्पोर्ट्स कार लेकर आया था ताकि कंपनी के अंदर मौजूद उन तमाम घटिया लोगों को बाहर निकाल फेंके जिन्होंने पहले उसे परेशान किया था। लिफ्ट से 15वीं मंजिल पर पहुंचकर जैसे ही उसने कंपनी के अंदर कदम रखा, रिसेप्शनिस्ट ने फौरन उसे देखकर ग्रीट किया। उसने कहा, शाओ फान तुम, और वन पंच कंपनी की बात तुरंत ये फान के सामने छिड़ गई। कुछ समय बाद यहां वापस आया तो अचानक इतना ज्यादा हैंडसम कैसे हो गया? फ्रंट डेस्क पर बैठी छोटी मियाँ वो लड़की थी जो पहले से ही ये फैन के साथ काफी अच्छा बर्ताव करती थी। दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते थे। ये फैन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और सीधे अपना हाथ बढ़ाकर मियाँ की उंगलियों को हल्का सा छुआ। मियाँ दीदी, आप भी आजकल पहले से काफी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। ये फैन के उस हैंडसम चेहरे को देखकर जब उसने ये बात कही तो मियाँ का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। इससे पहले ये फैन उसकी नजरों में एक सीधा साधा चुपचाप रहने वाला इंटर्न ही था जो ज्यादा बातचीत नहीं करता था। लेकिन आज वापस आकर ये अचानक इतना फ्लर्ट कैसे करने लगा? उसकी सालों से सोई हुई दिल की धड़कने जो फिर से जोर जोर से धड़कने लगी थी उसे रोक नहीं पाई। तो ठीक है, मैं अंदर एचआर से मिलने जाता हूँ, आप अपना काम जारी रखिए मियाँ दी। उस वक्त तक मियाँ ये फैन के आकर्षण में इतनी खो चुकी कि बस बिना कुछ सोचे समझे सिर हिलाती रही और उसे अंदर जाते हुए देखती रही। ये फैन एचआर ऑफिस की तरफ बढ़ने ही वाला था ताकि अपनी पहचान बता सके और उस ग्रुप लीडर नी झांग को निकाल सके जिसने उसे हमेशा परेशान किया था। ऐसा इंसान जो कंपनी के अंदरूनी माहौल को खराब करता है, उसे उसकी कंपनी में रहने का कोई हक नहीं है। हालांकि अभी उसने कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि सामने से भौहें सिकोड़े हुए नी झांग आता हुआ दिखाई दिया। ये फैन को देखते ही नी झांग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अरे वाह, ये फैन, आखिर तुम्हें वापस आने की सूध आई गई। मेरा अंदाजा है कि तुम आज यहाँ अपना इस्तीफा देने आए हो, है ना? लेकिन तुम ये मत सोचना कि इस्तीफा देने से ही तुम्हारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। काम करने का अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में कंपनी की सभी सहायक कंपनियों के प्रतिनिधि यहाँ मीटिंग के लिए आने वाले हैं। मुझे अभी एक चपरासी की जरूरत है। तुम अभी के अभी चाय वाले कमरे में जाओ और चाय तैयार करो। फिर थोड़ी देर में सभी अधिकारियों को जाकर चाय सर्व करना। वह दुष्ट व्यक्ति एक के बाद एक लगातार बड़बड़ाए जा रहा था। उसकी वह घिनौनी हरकतें बिल्कुल वैसी ही थी जैसी हमेशा हुआ करती थी। अगर यह पहले वाला ये फैन होता तो उसे बहुत गुस्सा आता और यह सब अन्याय लगता। लेकिन अब यह फैन जानता था कि वह पूरी तरह से सर्वोच्च शिखर पर खड़ा है, इसलिए उस दुष्ट व्यक्ति को इस हालत में देखकर उसे हंसी आ रही थी। शायद लोग इसीलिए कहते हैं कि जब आप पर्याप्त ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो कुछ लोगों में आपको गुस्सा दिलाने की औकात तक नहीं बचती। ये फैन का मूड इस वक्त काफी अच्छा था। उसने बड़बड़ाते हुए उस दुष्ट को देखा और अचानक उसके मन में शरारत सूझी। सिर्फ नौकरी से निकालना ही क्या काफी है? इसे तो ऐसा सबक सिखाना हो कि पसीने छूट जाएं। ये फैन ने थोड़ी हिचकिचाहट का नाटक करते हुए पूछा, क्या तुम वाकई चाहते हो कि मैं चाय परोसूं? वह दुष्ट व्यक्ति ऐसा हैरान हुआ जैसे उसे यकीन न हो कि ये फैन ने उसे पलटकर जवाब देने की हिम्मत कैसे की। उसने कहा, बिल्कुल। तुम ये मत सोचो कि कल के बाद तुम कंपनी में नहीं रहोगे तो कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर तुमने आज काम ठीक से नहीं किया तो अपनी पहुंच और काबिलियत के दम पर मैं तुम्हारे नाम को पूरी इंडस्ट्री में बदनाम कर दूंगा। फिर तुम्हें कहीं भी कोई काम नहीं देगा। क्या तुम मुझ पर यकीन नहीं करते? इतना कहकर
वह दुष्ट व्यक्ति वापस अपने मीटिंग रूम की ओर तेजी से बढ़ गया ताकि अपनी पीपीटी तैयार कर सके। अगर इस बार वह सभी प्रतिनिधियों के सामने अच्छा प्रदर्शन कर लेता है तो अगली बार प्रमोशन की लिस्ट में उसका नाम पक्का होगा। बस यह सोचकर ही वह खुश हो रहा था। प्रमोशन और सैलरी बढ़ने की बात सुनकर वह खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। यह फैन उस नीच इंसान को तेजी से जाते हुए देखता है और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे थोड़ी प्यास भी लगी थी, तो उसने सोचा कि क्यों न चाय पीते पीते अपनी कंपनी की इंटरनल मीटिंग को सुना जाए। अध्याय 22, चेयरमैन मेरे बगल में। ये फैन ने चाय वाले कमरे में जाकर अपने लिए सबसे महंगी दा होंग पाओ चाय बनाई और फिर आराम से चलते हुए कंपनी के बड़े से कॉन्फ्रेंस हॉल में घुस गया। जैसे ही उसने हॉल का दरवाजा खोला, वह नीच इंसान स्टेज पर पूरे जोश के साथ अपना प्लान समझा रहा था, लेकिन उसे इतनी लंबी चौड़ी बातें करते हुए और प्लान की बारीकियों पर लचर जानकारी देखकर यह फैन समझ गया कि ये आइडियाज भी उसने किसी इंटर्न से जबरदस्ती छीने होंगे। उस वक्त मीटिंग हॉल में मौजूद दूसरी सब्सिडियरी कंपनियों के प्रतिनिधि बहुत ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे, इसलिए किसी ने भी अंदर आए हुए ये फैन पर ध्यान नहीं दिया। ये फैन धीरे धीरे चलता हुआ स्टेज के बिल्कुल सामने वाली आखिरी मुख्य कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसने चाय के कप में फूंक मारी और धीरे धीरे चुस्कियां लेने लगा। उस नीच इंसान ने जब ये फैन को इतनी बदतमीजी करते हुए देखा तो वह तुरंत रुक गया और अपनी उंगली से ये फैन की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाने लगा, ये फैन, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें अंदर इसलिए बुलाया गया था ताकि तुम यहाँ मौजूद प्रतिनिधियों को चाय पानी सर्व कर सको। तुम यहाँ बैठकर आराम से चाय पी रहे हो, इसका क्या मतलब है? क्या यह कुर्सी कोई ऐसी चीज है जिस पर तुम जब चाहो बैठ सकते हो? बाकी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी उस नीच इंसान सी नजरों का पीछा किया और ये फैन की तरफ देखा। तभी हेड ऑफिस के मैनेजर जियांग जियानमिंग ने जैसे ही ये फैन के चेहरे को गौर से देखा, उनके होश उड़ गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे अभी बाहर निकल आएंगी। जैसे ही उसे होश आया, उसके अंदर डर की एक लहर दौड़ गई। जिस इंटर्न को उसने कभी जी भर के परेशान किया था, आज वही पूरे कंपनी ग्रुप का चेयरमैन बन चुका था और वो अभी कुछ देर पहले ही उसे चाय पानी लाने का हुक्म दे रहा था। नी चेंग के पैर बुरी तरह कांप रहे थे। वो बार बार घूंट भर रहा था, लेकिन उसका डर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसने देखा कि बाकी सभी लोग कमर झुकाए खड़े थे और उसके आदेश का इंतजार कर रहे थे। ये देखकर ये फैन ने जल्दी से हाथ हिलाते हुए कहा, सब लोग इतने औपचारिक मत बनिए। फिर उसने नी चेंग की तरफ देखते हुए कहा, नी टीम लीडर, आप तो कह रहे थे कि मुझे आप सबके लिए चाय लानी चाहिए। मैनेजर जियांग, क्या मैं पहले आपको थोड़ी चाय डाल दूं? जियांग जियानमिन ने घबराकर अपने हाथ हिलाए और कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने कहा, हम सभी चेयरमैन साहब की छत्रछाया में काम कर रहे हैं, यह कैसे मुमकिन है कि हम आपसे अपने लिए चाय डलवाएं? इतना कहते ही उसने मेज पर जोर से हाथ मारा और नी चेंग की तरफ चिल्लाते हुए बोला, अपनी ग्रुप लीडर, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने ये बोर्ड चेयरमैन के लिए मीटिंग में सम्मानजनक सीट का इंतजाम नहीं किया, ये तो अलग बात है, पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें चाय और पानी पिलाने की? क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? नीए अब एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अगर उसे पहले से पता होता कि ये फान अब ग्रुप का चेयरमैन बन चुका है तो 10 जन्मों की भी हिम्मत मिल जाती तो भी वह ऐसा करने की जरूरत नहीं करता। क्या हुआ? अब डर के मारे मुंह से आवाज नहीं निकल रही। चाय परोस रहे थे ना? मुझे लगता है कि तुम्हारी आंखों पर जो पट्टी बंदी है, तुम्हें थोड़ा ठंडा पानी पीकर होश में आने की जरूरत है। जियांग जियानमिन ने यह कहते हुए पास रखी मिनरल वाटर की बोतल उठाई और निये के चेहरे पर दे मारी। इस वक्त जियांग जो कुछ भी कर रहा था वो कम ही था। निये ने कंपनी के चेयरमैन का इतना अपमान किया था कि अगर जियांग इस सजा को पूरी तरह न दिखाता तो चेयरमैन की इज्जत कहाँ रहती? बेशक वहां मौजूद किसी को यह नहीं पता था कि ये फान यही तो चाहता था। ये फान को यह सब देखने में काफी मजा आ रहा था और चाय का स्वाद अब और भी बेहतर लग रहा था। मैनेजर जियांग, हमारी कंपनी हमेशा से कर्मचारियों के हित को प्राथमिकता देने की नीति पर काम करती है, लेकिन अगर कंपनी में कुछ ऐसे लोग हों जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके नए लोगों को परेशान करें तो बाजार में हमारी साख पर बुरा असर पड़ेगा। मैं जानता हूं कि आप सभी व्यस्त हैं, लेकिन कंपनी के निचले स्तर पर क्या हो रहा है उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। ये फान के इन गंभीर शब्दों को सुनकर जियांग जियानमिन तुरंत अपने चेयरमैन का इशारा समझ गया। मैंने तुरंत दोबारा झुककर माफी मांगी। माफी चाहता हूं ये चेयरमैन, ये मेरी ही गलती है, मेरी लापरवाही है। मैं इस मामले को बहुत गंभीरता से लूंगा और कंपनी में पहले से चल रही सभी गलत चीजों की भी जांच कराऊंगा। साथ ही जिम्मेदार लोगों को भी नौकरी से निकाल दूंगा। और खास तौर पर तुम नी झांग, अभी इसी वक्त एचआर डिपार्टमेंट जाओ और अपना रेजिग्नेशन लेटर ले लो। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। नी झांग पूरी तरह से सन्न रह गया। उसे लगा था कि इस मीटिंग की वजह से उसका प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन अब उसकी नौकरी ही खतरे में पड़ गई थी। मुझसे गलती हो गई ये चेयरमैन, प्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए। नी झांग ये फैन के पैर पकड़कर माफी मांगना ही चाहता था कि अगले ही पल जियांग जियानमिन द्वारा बुलाए गए सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे घसीटते हुए बाहर निकाल दिया। मीटिंग रूम में हो रही हलचल बाहर तक पहुंच चुकी थी
ऑफिस में मौजूद बाकी कर्मचारी हैरान होकर निझांग को रोते हुए बाहर ले जाए जाते देख रहे थे, लेकिन साथ ही मन बहुत खुश भी थे। पूरी कंपनी निझांग जैसे इस दुष्ट इंसान से बहुत परेशान थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आज किस बड़े अधिकारी ने इतनी मेहरबानी की है कि उनके बीच से इस मुसीबत को खत्म कर दिया। सब लोग उत्सुकता से मीटिंग रूम की तरफ देख रहे थे। थोड़ी ही देर में बाकी कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव्स ये फैन के साथ बाहर निकले। क्या ये वही हमारा पुराना कलीग छोटा सा इंटर्न ये फैन नहीं है? हाँ वही है, लेकिन ये बड़े बड़े अधिकारी उसके साथ इतने अदब से पेश क्यों आ रहे हैं? सभी कलीग्स हैरान होकर देख रहे थे कि कैसे वे बड़े अधिकारी ये फैन की तरफ बढ़ रहे थे। जियान मिंग ने जल्दी से पब्लिक रिलेशन विभाग के अपने साथियों को अपना काम रोकने के लिए कहा। उसने चिल्लाकर कहा, सब लोग 1 मिनट के लिए रुक जाइए। ये हमारे वन पंच कंपनी के चेयरमैन ये फान हैं। चेयरमैन साहब खास तौर पर आप लोगों से मिलने आए हैं। सब लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। ये सुनते ही सब लोग हैरान रह गए। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हर किसी के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। हालांकि कुछ सीनियर अधिकारियों ने ताली बजाना शुरू कर दिया तो बाकी कर्मचारी भी धीरे धीरे संभलते हुए जोर जोर से तालियां बजाने लगे। हर कोई सोच रहा था कि ये कितना जादुई है। चेयरमैन साहब हमारे बीच ही थे। सच में ये फान की उम्र देखकर कौन यकीन करेगा कि वो असल में कंपनी के चेयरमैन है। ये वाकई में कमाल की बात है। लोगों ने आपस में कानाफूसी शुरू कर दी कि जब मैं और ये फान एक साथ इंटर्न के तौर पर आए थे तब मैं अभी तक परमानेंट नहीं हुआ और वो कंपनी के चेयरमैन बन गए। क्या यही इंसानों के बीच का असली अंतर है? कंपनी के सभी विभागों के लोगों ने ये फान से मुलाकात की और फिर सभी बड़े अधिकारी उन्हें कंपनी से बाहर छोड़ने के लिए साथ चल दिए। रिसेप्शन पर बैठी श्याओ मई ने जैसे ही अधिकारियों को बाहर आते देखा, वो उन्हें अलविदा कहने वाली थी, तभी उसने सुना कि बड़े अधिकारी ये फान को चेयरमैन साहब कहकर संबोधित कर रहे थे। उसी वक्त उसके कंप्यूटर पर कंपनी की तरफ से चेयरमैन की जानकारी वाली एक ईमेल भी आई। श्याओ मई ने अविश्वास से अपना मुंह ढंक लिया। उसे याद आया कि अभी थोड़ी देर पहले ही उसने चेयरमैन को ये फान या श्याओ फान कहकर बुलाया था। ये तो कितनी बड़ी गुस्ताखी हो गई। लेकिन जब उसने ये फान को उन बड़े अधिकारियों के बीच इतनी शान के साथ देखा तो उसके मन में उनके लिए एक ऐसी प्रशंसा पैदा हुई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। कंपनी से बाहर निकलने के बाद ये फान अपनी कोएनिक से कार में बैठ गया। जो हिसाब किताब करना था वो पूरा हो चुका था। अब आगे का समय सिर्फ ऐश करने और मजे लेने का था। ये फान ने सोचा कि आगे की प्लानिंग करने से पहले एक बार ये देख लिया जाए कि अभी उसके पास क्या क्या है। अध्याय 23, कितने पैसे में वीचैट मिलेगा। ये फान ने कार को स्कूल की पार्किंग में खड़ा किया और चलते हुए अपने दिमाग में अपनी कुल संपत्ति का हिसाब लगाने लगा। जिंजियांग ग्रुप के 60% शेयर, जिनकी मार्केट वैल्यू 50 अरब है, 1 अरब का यूनाई विला, इक्वान कंपनी के 55% शेयर, जिनकी मार्केट वैल्यू 10 अरब है, 1 करोड़ का 13 जेंटलमैन बार और बैंक में 14 करोड़ से ज्यादा कैश। कोएनिक से कार की कीमत तो वो गिन ही नहीं रहा था। 2 करोड़ से ज्यादा की तो वो बस एक छोटी सी रकम थी। ये फान ने जब अपनी कुल संपत्ति का हिसाब लगाया तो उसे पता चला कि उसकी कुल नेट वर्थ अभी 40 अरब के आसपास ही है। अभी तो वो 50 अरब तक भी नहीं पहुंचा था। यह तो गलत बात है, तरक्की अभी भी बहुत धीमी है। ये फान मन ही मन चिल्लाते हुए बोला, है भगवान, कोई ऐसी लड़की तो भेजो जो सच में पैसों की दीवानी हो। ये फान थोड़े परेशान मन से वहां से गुजर रहा था, तभी उसे कुछ लड़कों के बीच हो रही गर्मागर्म चर्चा सुनाई दी। एक लड़का बोला, अगर हमारे स्कूल की सभी ब्यूटी क्वींस में से किसी एक को गर्लफ्रेंड बनाना हो तो तुम किसे चुनोगे? दूसरे ने जवाब दिया, सच कहूं तो मुझे ब्यूटी क्वींस से ज्यादा इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की वो पोस्ट ग्रेजुएट सीनियर सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तीसरा लड़का बोला, क्या तुम उसी की बात कर रहे हो जो बहुत सारे लड़कों के साथ घूमने के लिए मशहूर है और पैसों की भूखी है? क्या उसका नाम यूके है? दूसरा बोला, भाई तुम सही कह रहे हो, उसके अंदर जो एक नेचुरल सेक्सी वाइब है ना। अरे अरे रोना मत, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। मेरा टाइम पूरा हो गया है और मुझे और भी बहुत काम है। पर हाँ, जाने से पहले एक बात बता दूं, अगले वीडियो में तुम्हारे लिए एक बहुत तगड़ा सरप्राइज इंतजार कर रहा है, तो चैनल से चिपके रहना वरना मिस कर दोगे। चलो सी या